मैंने उनको बोला है कि हेपेटाइटिस सी, दोज हु आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी शुड बी गिवन ट्रीटमेंट अंडर द राजीव गांधी योजना बोलो या जो भी योजना बोलो आप. एंड आई हैव अ फीलिंग दैट the government may listen to that really, you know, because I see them to being very responsive. They keep calling me for various meetings. और मेरा लास्ट 6 महीने में मैंने देखा है कि उनका रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ होप फॉर ऑल ऑफ अस रियली दैट समथिंग विल हैपन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट वी नीड टू पुश देम ऑल द टाइम. सो द एंटायर सब्सटेंस ऑफ आज का जो मीट है वो यही है कि हमको पुश करना है. We must try and push and push and push till they listen and they do something. So that's what I wanted to say to all of you. I must say that I am very grateful to the Children's Liver Foundation, to all the amazing doctors who are here, who are there outside here, who are treating all thalassemia patients, to Dr. Manglani, to Dr. Rashid Merchant, Dr. Abha Nagral, to the blood banks also, who have been giving us a lot of support. They may be having the limitations, but we find that the blood banks are very, very supportive of thalassemia patients. So, unko bhi main grateful. I'm giving a salam to all of them. And to the sponsors. Lot of people, small individuals, corporates, ye, wo, dunya bhar ka public, they are there all over the place. They want to help. And they have been helping us actually. So, a big thank you to them also. Salam to all of you. All the best. अब हम थोड़े क्वेश्चन आंसर सेशन, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, हम 15 मिनट में आपके क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर ममता हैं, डॉक्टर मर्चेंट, विनय, एंड हम मिस्टर अनिल शाह को भी बुलाएंगे. मिस्टर अनिल शाह एक पेरेंट के रूप में यहाँ आपके सामने बैठेंगे, जो आपके प्रश्नों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे और एक पेरेंट की दृष्टि से आपको आंसर्स देंगे. मेरा इंटरेस्ट थैलेसीमिया में मिस्टर अनिल शाह के कारण हुआ. मुझे इस बीमारी के बारे में, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब मैंने उनसे जाना जब ये मुझे योगा सिखाने आते थे. मिस्टर अनिल शाह, कम. इनको भी बोलता बैठने के लिए, because people may have a question to ask. इमरान, कम. या और एक बात मैंने विनय शेट्टी को भी इंट्रोड्यूस करवाया डॉक्टर आभा का. मतलब एनीवे, आप सब बैठिए प्लीज. ये जरा ऑफ कर देना. अच्छा, आप बिना हिचक के प्रश्न पूछना शुरू करिए. कोई क्वेश्चंस हैं? कि सब कुछ सीख लिया, सब कुछ जान लिया? हाँ, पूछिए. एक सेकंड, आप माइक पे बात करिए. थैंक यू डॉक्टर. मेरा फर्स्ट बेबी जो है वो 15 साल की है, वो नॉर्मल है. सेकंड जो है वो थैलेसीमिया है, और हमने अभी थर्ड बेबी अफोर्ड किया. मतलब अभी थर्ड बेबी मेरा हुआ है, वो बॉय है. तो उसके टाइम अभी हमने स्टेम सेल बैंकिंग किया हुआ है. तो हमको HLA टेस्टिंग जहाँ पर परफेक्ट टेस्ट आता हो ऐसा सेंटर बताए आप, या जो बोन मैरो कराएंगे हम लोग, तो उसका कौन सा है वो? HLA टेस्टिंग परफेक्ट तो अच्छी लैब्स जसलोक हॉस्पिटल में है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है, अंबानी हॉस्पिटल में है, ये तीनों हॉस्पिटल में बम्बई में. लेकिन अगर आप ट्रांसप्लांट कहीं और कराने वाले हैं तो वो यहाँ की टेस्ट मानेंगे नहीं. जैसे हम सारे डॉक्टर्स इस बात में क्रेजी हैं,
हम हमेशा बोलते नहीं हमारे अस्पताल में हुई है टेस्ट तो हम मानेंगे। नहीं मैडम, यहाँ पे अगर बॉम्बे में कहीं पे होता है ट्रांसप्लांट तो वहाँ का एड्रेस आप बताएं। बम्बई में थैलेसीमिया के लिए अच्छा सेंटर अभी तक एस्टेब्लिश्ड नहीं है, इसलिए मैं सलाह नहीं दूंगी। स्टेम सेल बैंकिंग किया हुआ है हमने। हाँ पता है, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। हाँ ठीक है, तो आप प्रेफरेबली मैं आपको सलाह दूंगी चेन्नई में डॉक्टर रेवती राज अपोलो हॉस्पिटल में, बहुत ही बढ़िया है उनके रिजल्ट्स, या तो सीएमसी वेल्लोर, ये 2 सेंटर पे मेरा बड़ा विश्वास है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ, वहीं पर किया हुआ है, चेन्नई में है, डॉक्टर रेवती के हाँ, इधर ही है तो हमारा स्टेम सेल तो बैंक। बस वहीं पे आप HLA भी करवा देंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि फिर उनकी रिपोर्ट है, उनके यहाँ ही ट्रांसप्लांट होगा तो और अच्छा होगा। ठीक है। कितना उम्र है आपके बेबी का? फर्स्ट मेरी 15 साल की है, सेकंड जो थैलेसीमिया है वो 13 साल की है। अभी फिलहाल उसको 13 खत्म हुआ है, 14 शुरू हुआ है, 8th में स्टैंडर्ड में। और बॉय जो है वो मेरा 4 इयर्स ओल्ड। उनका कॉर्ड ब्लड आप टेस्ट, हाँ, जो 4 साल का है उसका कॉर्ड ब्लड बैंकिंग किया हुआ है। cord उसके blood- टाइम पे हमने सब टेस्ट कराए थे तो सभी नॉर्मल था, तो फिर हमको पता चला कि स्टेम सेल से बैंकिंग होता है, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग आप करा के HLA टेस्ट नहीं कराए हो अभी तक? नहीं कराया है। वही कोशिश चल रही है हमारी कि HLA अगर मैचिंग हो जाता है तो आप हम 13 आगे साल- ट्रांसप्लांट करा सकते तो 13 साल की लड़की का हैं। जी, ट्रांसफ्यूजन कहाँ देती है आप? सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल CST। फेरेटिन नॉर्मल है? फेरेटिन अभी फिलहाल उसका बढ़ गया है क्योंकि नहीं, अब आपकी बेबी का फेरेटिन कितना है? 7000 है अभी हमने तो किया है आप ट्रांसप्लांट की सोचो मत, फेरेटिन 1000 नीचे कर लीजिए आप पहले, जी। कान पकड़ के लीजिए। आज लास्ट डे रमज़ान का, आप वादा कर लेना कल ईद है, ईद का ये वादा करना कि नेक्स्ट ईद तक फेरेटिन 1000 आना चाहिए, इंशाल्लाह और आ मुझे और इनको आके मिलना, ममता मैडम को या मुझे आके फेरेटिन 1000 हो गए फिर आप ट्रांसप्लांट की बात करना। जी, अभी उसका 500 ही था, लेकिन अभी उसको इसकी स्प्लीन की तकलीफ हो गई थी बीच में, तो हमने उसका स्प्लीन वो भी किया, स्प्लेनोटॉमी किया अभी मई में। नहीं, इसीलिए 13 साल के बच्चे के लिए अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सोच रहे हैं तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो बड़ी है, मुझे लगा था वो भी छोटी है अभी, नहीं वो क्योंकि 13 हाँ, लेकिन उसकी उम्र 13 होने के कारण उसका लिवर ऑलरेडी अफेक्टेड होगा, उसकी रिस्क बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क ट्रांसप्लांट की बढ़ जाती है। ट्रांसप्लांट करने से मृत्यु होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, सक्सेस रेट कम हो जाती है, 60% सक्सेस रेट हो जाएगी, वैसे 80% है। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरी बात, HLA मैच होगा ही ये श्योर नहीं है, 25% चांस है कि HLA मैच होगा। चौथी बात, अगर लिवर बहुत बड़ा है तो नहीं ले पाएंगे, स्प्लेनेक्टमी किया हुआ है तो बहुत मुश्किल होगा, जी बहुत मुश्किल। या जी, अभी फिलहाल सो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो फेवरेबल नहीं है, फिर भी आप ट्रांसप्लांट पर्सन से मिल लीजिए, उनसे ये बात कर लीजिए और डिस्कस कर लीजिए, बट मुझे लगता है कि ये मुश्किल बात है। आप पहले फेरेटिन नीचे लाइए। जी, थैंक यू। नेक्स्ट ईद, अगले ईद को मुझे मिलना 1000 फेरेटिन इंशाल्लाह। शीर कुरमा के साथ, शीर कुरमा और फेरेटिन 1000, समझ गए? जी जी, गुड। Thank you, sir. डॉक्टर आभा ने मुझे बोला था कि मैं पेरेंट हूँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं पेरेंट की तरफ से मैं ये बात करना चाहूँगा कि ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सोचना बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लगता है कि नहीं, जो भी तकलीफ हो रही है, हमारे बच्चों को ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या इंजेक्शन जो लेने पड़ रहे हैं या बाकी जो तकलीफ हो वो ना हो और वो उससे अच्छा हो जाए। लेकिन अगर इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि इसमें है स्प्लेनेक्टोमी हो गया है, इतना एज बढ़ गया है, तो जो है ना उससे भी हम मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज हमारे पास कई बच्चे हैं कि जो अच्छी तरह से, मतलब ये सब ट्रीटमेंट के साथ में थैलेसीमिया मेजर बच्चे हैं जो अच्छी तरह से ज़िंदगी बिता रहे हैं, जो अच्छी तरह, कई बच्चे हैं जो बड़े हो गए, नौकरी कर रहे, कई बच्चों की शादी हो गई है, तो हम उसको पॉजिटिव इससे लीजिए, ठीक है ये है, मिला है हमको, इससे भी हम कई बच्चों, उनको वो बच्चों की तरफ देखिए जो ये सब तकलीफ से भी बहुत अच्छी तरह से है। यहाँ पर इमरान है, संगीता है, ये सब बच्चों की तरफ देख के हम अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, उनकी भी हम शादी करवा सकते हैं, उनके भी हम बच्चे देख सकते हैं, तो वो भी एक सोचिए फिर बच्चों। हाँ संगीता, हाउ आर यू? इतनी पीछे बैठोगी तो कैसे दिखोगी?
संगीता सिंपल क्वेश्चन पूछिए संगीता's question is very difficult तो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछिए हाँ सिंपल क्वेश्चन विद द लेमन लैंग्वेज जैसे कि आप लोग ने बताया कि हेपेटाइटिस सी का वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है तो मुझे क्वेश्चन पूछना है हेपेटाइटिस बी के लिए कि उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो मुझे ये पूछना था कि जो पेशेंट्स फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंडेंट है थैलेसेमिक मेजर तो उनको कितने साल के अंतराल में वैक्सीनेशन लेना है 2 साल के अंतराल में कि बाकी लोगों को जैसे एडवाइस किया जाता है 5 साल के अंतराल में तो मेरा क्वेश्चन ये था आई थिंक अगर 3 डोज ले लिए हैं एक एंटीबॉडी टाइटर होता है Yeah. जिससे हमें पता चलता है कि प्रोटेक्शन हुआ है कि नहीं तो वो एक बार कर लेना चाहिए क्योंकि कुछ जिन्हें क्रॉनिक बीमारियां हैं उनमें टाइटर्स इतनी अच्छी तरह आते नहीं हैं और एक नॉर्मल सजेशन है कि ऐसे पेशेंट्स को 5 साल इज इनफ 5 साल में एक बार वैक्सीन ले लेना चाहिए ओके मगर यहाँ मुझे सिर्फ जो पेशेंट्स हैं पूछना है कि किसी ने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लिया ऐसा कोई है बहुत सारे हाँ हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन किसी ने नहीं लिया कसम खा के एक हाथ 2 हाथ धीरे धीरे हाथ आ रहे हैं ऊपर हेपेटाइटिस ए सबको ए और बी दोनों लेना है हाँ ये जरूर आप देखिए ए का काफ़ी लोगों को प्रोटेक्शन होगा मगर टेस्ट करके अगर नहीं है प्रोटेक्शन तो ले लेना चाहिए और एक दूसरा सवाल मेरा ये था जैसे मैं भी हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव थी और मेरा जो सी डिटेक्टिव था वो साइन हॉस्पिटल में ममता मैम के अंडर ही हुआ था तो मेरा जो ट्रीटमेंट था वो करवा दिया अभी रिसेंटली जब हमने आपके यहाँ पे मतलब आपके यहाँ पे क्लिनिक में हम मंजुला और हमने HCV RNA क्वांटिटेटिव कराया था तो हम दोनों के जो आयरन मतलब वायरस लोड थे दैट इज़ लेस देन 15 सो उसमें कहा गया कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो मुझे ये भी पूछना था तो अगेन HCV RNA जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव व्हेन वी हैव टू रिपीट अगेन मतलब वो तो हमने कर लिया बिकॉज वी आर इनटू फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स सो दैट इज़ अ डाउट हाँ तो ऐसे उसके लिए कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है मगर आपका एंटीबॉडी पॉजिटिव आया बट जो एक्चुअल वायरस है वो नहीं है मतलब आपको वायरस से एक्सपोजर हुआ मगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी थी जिससे वो वायरस अपने आप क्लियर हो गया और आपका सिर्फ एंटीबॉडी पॉजिटिव रहा है मतलब एक्टिव वायरस नहीं है ऑफ कोर्स थेरेटिकली क्योंकि ट्रांसफ्यूजन्स चल रहे हैं वापस आने के चांसेस हैं मगर इसमें कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है कि आपको साल में RNA कराना है बिकॉज आपका नॉर्मल केस नहीं है ये एक एक्सेप्शनल केस है एक तरह से मैं बोलूँगी मैं बोलूँगी कि मे बी 2 साल में 3 साल में एक बार कर सकते हैं बट इसमें कोई ऐसा हमारी किताब में क्लियर गाइडलाइन नहीं लिखा हुआ है थैंक यू अच्छा आप डॉक्टर हाँ वन पूछो। क्वेश्चन अगर पेशेंट हेपेटाइटिस बी है तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो हेपेटाइटिस सी जैसा है या मीन्स क्या है उसका ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस बी का ज़रा रिलेटिव उसमें भी इंजेक्शन दिया जा सकता है मगर पहले सिर्फ इंजेक्शन थे हमारे पास चॉइस नहीं था अब बहुत सारी इफ़ेक्टिव ओरल गोलियां हैं अच्छा। और हम उसी तरह की गोलियां भी हेपेटाइटिस सी के लिए चाह रहे हैं कि जो ये एक दिन में गोली लो और उनसे रिस्पांस रेट भी बहुत अच्छा है ऑलमोस्ट 90-100% रिस्पांस रेट है इन गोलियों से बट जो हेपेटाइटिस सी में हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होता है जो पेशेंट ऑलरेडी नहीं करते और स्टॉप कर देते हैं तो हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैसा ही होता है या कुछ नहीं इन गोलियों का बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स है बिल्कुल भी इंजेक्शन जैसा नहीं है ओके बहुत थैंक कम यू साइड इफ़ेक्ट्स आठ से 10 साल से इसको कैल्फर और डेस्फॉल दोनों दे रहा हूँ तो उसका आयरन 4 और 5,000 से कम नहीं हो रहा है आपने कभी कार्डियक एमआरआई हाँ, कराया है रेगुलर 2 साल में करता हूँ तो एमआरआई में क्या है रशियन मर्चेंट ने 10 में लिख के दिया 2010 में उसका हार्ट में ज़्यादा था 12 में एकदम क्लियर हो गया था हार्ट का लेकिन लिवर में थोड़ा आयरन है उसका लिवर में कितना लिवर में थोड़ा आया है, था हाँ, 12 और में आया हार्ट था। में नहीं था अभी रिसेंटली करूँगा नहीं डेस्फराल और कैल्फर साथ में देना एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है टाइम टेस्टेड कॉम्बिनेशन है इसीलिए जो पेशेंट इस पर एकदम प्रॉपरली चिलेटेड है या वेल सेट स्टेबल है तो उसको मैं टच नहीं करना चाहूँगी अगर आपके बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही कोई है दिक्कत नहीं, वो ले रहा है डेस्फराल प्यार से तो वो चालू रखिए और MRI ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एवेल्युएट करने के लिए फेरिटिन पर मत जाइए फेरिटिन बहुत कारणों से हाई आता है और हमारे इंडियन पॉपुलेशन में तो बहुत ही ज़्यादा आप कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे अगर फेरिटिन के बारे में तो यही कहा जाता है कि फेरिटिन एक
ओल्ड पैरामीटर है जिसे हम आज भी चला रहे हैं, क्योंकि उसके बदले कोई अच्छा पैरामीटर निकला नहीं था। लेकिन अब जब एमआरआई ने दिखाया है कि वो दिखा सकता है कितना आयन है, तो उस पर ज़्यादा भरोसा करिए। लेकिन कांस्टेंट 4 और 5 हज़ार से कम नहीं, नहीं आप रहा है और बढ़ भी नहीं फेरिटिन, रहा है। मैं तो आजकल फेरिटिन देखती नहीं हूँ मेरे पेशेंट का। अगर एमआरआई करा रहे हैं तो फेरिटिन देखने की जरूरत नहीं। मैं तो डेसिरोक्स पे भी स्विच कर सकता हूँ 3। हाँ, कर सकते हो। तीन अगर small अगर dose। अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो स्विच। मैं बहुत पेशेंट्स को अब स्विच कराने को देख रही हूँ। नहीं, तीनों क्योंकि- मतलब कैल्फर, डेस्ट्रोल और डेसिरोक्स। तीनों मत दीजिए, स्मॉल दोनों निकाल दीजिए और सिर्फ डेसिरोक्स चालू करिए। वो बेटर रहेगा डॉक्टर। 100% आप सिर्फ डेसिरोक्स पे रखिए। उसकी साइड इफेक्ट नहीं हुई और उससे अच्छी तरह आपका एमआरआई मेंटेन हो रहा है, आयन ओवरलोड नहीं बढ़ रहा है, तो वो चालू रखिए। डेसिरोक्स आंसर में बेटर। ये बड़ा कमर्शियल क्वेश्चन है और अगर स्टार्ट करना है तो डेसिरोक्स और असुनरा विच इज़ बेटर। मेरे हिसाब से सारी दवाइयाँ जो डीजीसीआई ने क्लियर की हुई हैं, जिस एफडीए ने अप्रूवल दिया हुआ है, इक्वली गुड होनी चाहिए। ये जो कंपनीज आपस में भिड़ के लड़के हमें कंफ्यूज करती रहती हैं, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती और मैं नहीं किसी को उस पर एडवाइस अगेंस्ट वन और फॉर अनदर देती हूँ। मेरे पेशेंट्स बहुत डेसिरोक्स पे हैं, डेफ्रीजेट पे हैं, डेसीफर पे हैं, सारों का आयन ओवरलोड कंट्रोल हो रहा है। तो असुनरा ही एक कोई जादुई दवा है ऐसा नहीं है, आप कोई भी ले लीजिए। वैसे कॉस्ट में भी असुनरा और डेसिरोक्स अभी बहुत ही नज़दीक हैं, तो आपको अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंस असुनरा में हो तो मैं आपको मना नहीं करूँगी। अगर आप डेसिरोक्स लेना चाहेंगे मैं मना नहीं करूँगी। डॉक्टर टोटल कैल्फर से ओके नहीं होएगा 2-4 साल और में, जैसा सिर्फ कैल्फर से नहीं, कैल्फर से ये देखा गया है कि लिवर पर इतना असर अच्छा नहीं होता 10 है। कैल्फर देता हूँ डेली। नहीं, बट उससे इतना असर लिवर पे नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में लिवर में आपको तकलीफ होगी। तो स्विच ही करना। ही इज सेइंग लिटिल आयन ओवरलोड, लिटिल आयन इन द लिवर, not too much, but still because he is on Desferal and Kelfer and Kelfer। अगर आप ये दोनों ले रहे हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ केल्फर लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। स्विच करना ही बेटर है। नहीं, अगर आप दोनों नहीं लेना चाहते हैं, अगर डेस्फराल बंद करना चाहते हैं तो फिर स्विच करना चाहिए। ठीक है, क्लियर ना? नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत खराब है ना डॉक्टर। कैल्फर जैसे आपने बताया, डेस्ट्रोल के नहीं, सबकी साइड इफेक्ट। एलोपैथी में अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो इफेक्ट नहीं है। जैसे डेस्ट्रोल के साइड इफेक्ट है। मैं ये मानती हूँ। एक आयन की दवाई आई थी, या वन कंपनी हैड कम अप विद वन आयन प्रिपरेशन, आई विल नॉट नेम इट। दे सेड, उन्होंने कहा, बहुत एडवर्टाइज किया, इस आयन से आपको उल्टी नहीं होगी, जुलाब नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हम लोग ने सोचा ये तो बहुत बढ़िया दवाई आ गई है, तो हमने एक ट्रायल किया उस पर, क्योंकि हम मान नहीं पा रहे थे कि देयर इज नो साइड इफेक्ट। और ट्रायल के बाद क्या पता चला, जिसकी साइड इफेक्ट नहीं उसकी इफेक्ट भी नहीं। एलोपैथी में ये मान के चलिए, आयुर्वेदा और होम्योपैथी की बात अलग है, उसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन साइड इफेक्ट होगी थोड़ी बहुत हर दवाई से। जो डॉक्टर आपको बोला कि साइड इफेक्ट नहीं है, वो डॉक्टर को मानना भी नहीं। ओके, अगर आप डॉक्टर गए, किसी भी बेस्ट डॉक्टर के पास गए, आप बोलेंगे हेपेटाइटिस सी बी के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट नहीं है, आप मानना नहीं उनको, किसी हमको भी नहीं मानना, सब दवा की साइड इफेक्ट्स है। काफी साल से ले रहे हो कैल्फर? हाँ, 9-10 साल से ले रहा हूँ। स्विच करने का दिल नहीं हो रहा है, लेकिन अभी उसके जैसे डेस्फॉल के बताए, ये सुनने का प्रॉब्लम होता है और डायबिटीज़ का भी चांसेस रहते हैं, तो उसे स्विच करना ही बेटर रहेगा अभी। एक्चुअली डॉक्टर कंफ्यूज हूँ, मेरे लिए सवाल नहीं, आप एक काम करिए, आप उसको लेके एक दिन पेपर्स लेके हमारे पास आइए, हम इवैल्यूएट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ज़रूरत है या नहीं। अगर प्रॉपरली कंट्रोल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कंटिन्यू करने में वही दवाई, तो मैं तो कहूँगी जिस पर ऑलरेडी है वो चालू रखिए। फर्स्ट ऑप्शन वही होना सब चाहिए। रिपोर्ट्स करा रहा हूँ, सब रिपोर्ट्स ले रहे हैं। आप विनिंग टीम, विनिंग कैप्टन को चेंज नहीं करना। देख, कैप्टन आपका विनिंग है ना, वही सर 10 साल से वही कर रहा हूँ। धोनी आपका कैप्टन विन कर रहा है, उसको कैप्टन नहीं चेंज करना। हाँ, थैंक तो आप विनिंग कैप्टन, विनिंग टीम को वही टीम से चलाना, वही कैप्टन से। थैंक यू, थैंक यू। के बारे में और एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है पेरेंट्स को कई बार सीरम फेरिटिन करवाते हैं, और अगर सीरम फेरिटिन सपोज के पिछले टाइम किया था तब 5000 था या 4000 था, और इस बार अगर 2000 या 1000 आ गया, तो
इमीडिएटली पेरेंट्स और बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि चलो अभी दवाई कम कर दो, मतलब ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि सीरम फेरेटिन कई बार फ्लक्चुएट हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। आप जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हो तब तक आपको जो रेगुलर दवाई है वो वही हिसाब से लेना है, जो डोज आपको बताया गया है। आप जो भी दवाई लेते हो, कैल्फर लेते हो, डेस्पेराल लेते हो या डेसिरॉक्स लेते हैं, उसको सीरम फेरेटिन कम हो गया इसके लिए कम मत कीजिए। मैंने कई बार पेशेंट को देखा है, पेरेंट्स को देखा है कि जैसे सीरम फेरेटिन का रिपोर्ट आ जाता है और सीरम फेरेटिन कम दिखाई देता है तो वो डेस्पेराल बंद कर देते हैं या डेसिरॉक्स बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए अनलेस डॉक्टर को अगर डॉक्टर आप खुद वो डिसीजन मत लीजिए। जब तक आप ट्रांसफ्यूजन्स कंटिन्यू कर रहे हो, हर बैग में से 250 मिलीग्राम आयन जा रहा है अंदर, वो बॉडी में ही रह रहा है, ये निकालना ही है। उसके लिए डेली चिलेशन थेरेपी देना ज़रूरी है। आपका फेरेटिन अगर 1000 है या 800 है तो इसका मतलब लास्ट टाइम का जो आपका ब्लड का आयन था वो आपने अच्छी तरह निकाल लिया है, लेकिन अभी जो ब्लड देने वाले हो उसको निकालना है ना, तो बंद नहीं करना है। ये बात उन्होंने सही कही है कि यू कांट जस्ट स्टॉप एनी चिलेशन थेरेपी। कब चिलेशन थेरेपी बंद होगी? अगर थैलेसीमिया मेजर पेशेंट है, अगर आपने जैसे उन्होंने कहा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांट के बाद हम चिलेशन 1-2 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं जब तक कि फेरेटिन 500 से नीचे नहीं आता। जब 500 से नीचे आ जाता है तब हम उसे बंद कर देते हैं। उसके पहले बंद करना इज़ नॉट अलाउड अनलेस साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हो रही हैं जिससे डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं कि अब नहीं दे सकते, तो बंद करना है, वरना बंद नहीं करना है। हाँ मैडम, एक मिनट, मुझे एक सवाल पूछना है डॉक्टर आभा से। अगर सपोज़ कोई हेपेटाइटिस सी रिएक्टिव पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट ले लिया, सपोज टाइप 3 है, और बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वो ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर उसका निगेटिव आ गया कि नहीं है उसको, तो लेकिन वो तो थैलेसीमिया मेजर है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो रहेगा, और विंडो पीरियड में जैसा आने के बाद अगर उसको वापस ट्रांसफ्यूज हो जाए तो वापस उसको आने का चांसेस मतलब कितना सेम, मतलब उसको कुछ भी नहीं तो वापस, और फिर उतना ही अच्छा कि उसने ट्रीटमेंट लिया है तो उसको थोड़ा सा मतलब उसका इम्यूनिटी ऐसा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। Yeah, ma'am. Mostly in thalassemia patients, it is seen that their SGOT and SGBT levels are high. So what we have to do for getting in the range? See, I think I'll ask first. No, first you respond, then I will tell them. एक तो डिफरेंशियल वही है कि उन्हें हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है, बट आई थिंक दूसरा थैलेसीमिया बाय इटसेल्फ में भी एसजीओटीपीटी थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है। आयन के कारण अगर एक्स्ट्रा है लिवर में तो भी एसजीओटीपीटी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं, मगर अगर हाई दिखा तो आप ये मत सोच के चलो कि ये सिर्फ थैलेसीमिया या आयन के कारण है, जरूर हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करा लो। और हाँ, एडिशनली आप एक ध्यान में रखिए कि इट इज़ एन इंडिकेशन कि आपकी लिवर को डैमेज हो रहा है, सेल्स को, और इसका मतलब आपका जो भी मेडिसिन है जो फर्दर लिवर को इफ़ेक्ट कर सकता है वो सारे स्टॉप करने हैं फॉर टाइम बिंग, बेस्ड ऑन कितना कट ऑफ है। जैसे 5 टाइम्स से ज़्यादा है तो हम असुनरा डेसिरॉक्स नहीं देते, जैसे कैल्फर भी हम बंद करते हैं व्हेन लिवर एंजाइम्स आर हाई। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सी मेडिसिन अब नहीं दे सकते हैं, क्या वजह है ये एक पता लगाना है, कौन सी मेडिसिन बंद करनी है ये एक पता लगाना है, तीसरी बात क्या ट्रीटमेंट देनी है इसके लिए वो भी सोचना है। तो ये तीनों बातें जब हो जाए फिर आपको डिसीजन आगे की लेनी है। ओके, थैंक यू। एक और पॉइंट, ये दवाइयों की बहुत इंपॉर्टेंट बात कही डॉक्टर ममता ने कि कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी है या कम करनी है। जिसका एसजीओटीपीटी बढ़ा हुआ होता है हम उन्हें ये भी बोलते हैं कि पेन किलर्स, मतलब ये ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लैम, नाइस, वोवरान, ये सब जो पेन किलर होते हैं ये भी जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। पैरासीटामोल की गोली कम मात्रा में ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, जिन्हें भी लिवर का प्रॉब्लम है इन्हें ये गोलियाँ नहीं लेनी चाहिए, पेन किलर्स। There are two other, just only to answer your question, हमारे 2 पेशेंट्स है थैलेसीमिया के, एक को ट्यूबरकुलोसिस हो गया और उनको टीबी की ट्रीटमेंट देना पड़ी। वो 2 टीबी की ट्रीटमेंट हम देते, उसके साथ उसकी साइड इफ़ेक्ट भी लिवर को थोड़ा एसजीपीटी हाई होता है, यानी कि वो दवा हम बंद नहीं कर सकते, वी स्टिल हैव टू गिव, मॉनिटर इट क्लोजली। और दूसरे हमारे 2 थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनको HIV है,
तो उनको जो HIV की जो हम ड्रग देते हैं उनसे भी SGOT SGPT बन, यानी कि वो दवा देना ही पड़ेगा, वो कई दवाई देना ही पड़ेगी। जो मैडम कहते हैं जो अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करना, लेकिन अगर अब आपको TB की ट्रीटमेंट और HIV की ट्रीटमेंट साथ दे रहे हैं तो थोड़ा आगे 50 के बाद 60 70 80 हुए मॉनिटर करने की ज़रूरत है, वो बंद नहीं करना, यानी कि डॉक्टर के पास आप सलाह लेके करिए ना, ठीक है ना? Sir, I want to know about once we get the report that there is a lot of iron deposited in heart and liver. So is it a completely reversible condition along with this intensifying chelation therapy if we use it? And what is the clinical data in different hospitals says about it? Okay, so very good question. Actually, we have been monitoring this only since about last 6 or 7 years. In the 2008 or so, not before that. The MRI didn't come into the market till 5-6 years ago. जो हम मार्केट कर रहे हैं, जो हम स्टडी किए थे, मैडम ने आपको एक स्लाइड पर बताई, हमने पब्लिश किया था 2011-2012 में। तब तक 4 इयर्स की ट्रीटमेंट हमने दिए हुए, अभी 6 इयर्स की हो गई है डेफेरेसिरॉक्स पर। पहले आए असुनरा मार्केट में, बाद में आए डेसिरॉक्स मार्केट में। तो हमने फॉलो किया है अब तक काफ़ी पेशेंट्स, ज़्यादा समझो ऑफ हैंड मेरे को डेटा मुंह पर नहीं जानता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि 60-70-80% पेशेंट्स के अगर आप बराबर कंप्लायंट हो के दवा दे रहे हो तो ये टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज आप चालू करेंगे तो 3-4-6 महीने में, ये मैं कहता हूँ 6 साल और 8 साल के बाद, कम से कम 6 साल के बाद, दोनों जितने पेशेंट्स हम टेस्ट कर रहे हैं उनका कार्डियक आयन और लिवर आयन दोनों कम हो रहा है, कंप्लीटली नॉर्मल, कई में तो कंप्लीटली नॉर्मल भी आ गया है। सो आपको एक हर पेशेंट का अलग अलग होती है, मगर कई पेशेंट्स का हार्ट और लिवर दोनों इफेक्ट हुआ था, दवा देने के बाद सिर्फ हार्ट क्लियर हो गया, लिवर अब तक है। कई पेशेंट्स का लिवर क्लियर हो गया, हार्ट में अभी तक है, और कई पेशेंट्सों का लिवर और हार्ट और चालू, यानी कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको दवा लेना ही पड़ेगा, ये बंद नहीं करना। आप चिलेशन, जैसा मैडम कहते हैं, आपको ट्रांसफ्यूजन देते तो आपको दवा देना ही पड़ेगा। सोल्यूशन जो आप कर रहे हो ट्रांसफ्यूजन, वही प्रॉब्लम है, द सोल्यूशन बिकम्स अ प्रॉब्लम। 250 मिलीग्राम्स आयन आप देने वाले हो तो आपको चिलेशन करना ही लेगा, लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम। और आप बराबर लेते जाएंगे और कंप्लायंट हो गए और चोरी नहीं करेंगे दवाई में, तो फिर चोरी नहीं, इसमें क्या है, आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड नॉट डू एनी, तो आपको कई सालों के बाद लिवर और ये कमती होगा। नियर नॉर्मल आएगा कि नहीं, ये आपको एक एक पेशेंट पर देखना पड़ेगा। सर ने जो कहा वो तो सही है, लेकिन अगर समझो एक बच्चा है जिसकी हार्ट फेल हो रही है क्योंकि हार्ट में आयरन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए हम एडमिट करके हॉस्पिटल में इंट्रावीनसली नस के द्वारा डेस्पराल दे सकते हैं, जिससे कि बहुत फ़ायदा होता है। इस पर बहुत स्टडीज़ पहले हुई हैं और ये कंटिन्यूस ट्रीटमेंट कम से कम 1 महीने तक अगर दी, रोज़ के रोज़, लेकिन उसको मॉनिटरिंग बहुत अच्छी करनी पड़ती है, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, उसको कभी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आ सकती है, तो ये करेंगे तो वो भी रिवर्स हो सकता है बहुत कुछ। और उसके साथ कुछ और दवाइयाँ भी देते हैं जो प्रोटेक्टिव होती हैं अगेंस्ट आयरन रेडिकल इंजरी इन द हार्ट, जैसे एस इनहिबिटर्स रहते हैं तो वो देने से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ऐसे भी बच्चे हैं जिनके हार्ट में इतनी नहीं आयरन है, लिवर में ज़्यादा है, इनको भी फ़ायदा हो सकता है अगर हम IV डेस्पराल दें, लेकिन इनको हम देते नहीं है क्योंकि लिवर एकदम फेल होने पे आया तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हार्ट फेल होने पे आया तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बचा सकते हैं बच्चों को। ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने ट्रीटमेंट दी है शुरुआत में, अभी कम दिखाई देता है क्योंकि अभी सारे बच्चे कुछ ना कुछ चिलेशन ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है 5 साल पहले तक जब असुनरा डेसिरॉक्स वगैरह नहीं थे और कैल्फर था सिर्फ, और कैल्फर भी बहुत लोग अफोर्ड नहीं करते थे, तो बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती थी। हमारे अस्पताल में कम से कम हर 1-2 महीने में एक बच्चे को हम ये ट्रीटमेंट देते थे। अभी कम हो गया है, लेकिन ये रिवर्सिबल है काफ़ी हद तक, कंप्लीटली रिमूव करना कभी कभी मुश्किल है।
और इरिवर्सिबल डैमेज जो हो जाएगा उसको आप कुछ नहीं कर सकते. आप आयन रिवर्स कर सकते हैं, आयन निकाल सकते हैं, लेकिन ऑर्गन को जो डैमेज हो गया टिश्यू को वो आप रिवर्स नहीं कर सकते. तो समझो एक बच्चे का हार्ट फेल हो रहा था, आपने आयन निकाला, बच्चा बच गया, लेकिन हार्ट वीक रहेगा क्योंकि उसका सेल्स का डैमेज हो गया. अभी डॉक्टर फर्नांडिस आए थे ब्राज़ील से कई लास्ट ईयर, और कई एक नई प्रकार के MRI T2 स्टार के हमें टेक्निक बताए हुए, और हम कई हॉस्पिटलों में कर रहे हैं, दिल्ली में तो कर रहे हैं, हम नानावटी हॉस्पिटल में 3 टेस्ला से अभी चालू किया, और नए उनकी जो नई टेक्निक है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने हमें कहा कि ब्राज़ील में जो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट थी और मैक्सिमम डोज आप 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम आप डेसीरॉक्स या कोई भी दवा दिए तो टाइम लगता है उसके हार्ट इम्प्रूवमेंट होने के. यानी कि आप इस साल करो और समझो तुम आपका हार्ट, एक वैल्यू देता हूँ 20 है, 20 से ऊपर होना चाहिए, समझो 20 है, नेक्स्ट ईयर आप करिए 19 है, नेक्स्ट ईयर आप करिए 18 है. आपको चिंता नहीं करना चाहिए, क्या कि इनका रिफ्लेक्शन इतना एक्यूरेट नहीं है, मगर वो आहिस्ते से निकल जाएगी. यानी कि आप चिंता मत करिए कि इमीडिएटली नॉर्मल आना चाहिए, स्लोली होगा. थैंक यू सर.